गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ लेसन 3 के धातु एवं अधातु कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इसमें बतानी है सोडियम की, ऑक्सीजन की और मैग्नीशियम की। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम का। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Na और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फर्स्ट कक्ष में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं और तीसरे में आते हैं 1, क्योंकि फर्स्ट कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में बचे हुए, लेकिन मैक्सिमम होता है 8। तो हम इसके ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। तो मान लो हमने ये लिया Na, इसका न्यूक्लियस मान लेते हैं हम। फिर ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, इसके अंदर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसका नेक्स्ट ऑर्बिटल है या नेक्स्ट कक्षक है, इसमें बनाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इससे आगे देखते हैं हम नेक्स्ट ऑर्बिटल, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी प्रकार से हम मैग्नीशियम की बना सकते हैं, ऑक्सीजन की भी बना सकते हैं। जैसे लेते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन होती है, मोलिकुलर फॉर्म में गैस होती है। हम लेते हैं ऑक्सीजन एटम लेते हैं, ऑक्सीजन की संरचना लेना ही हो तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। अगर एटॉमिक नंबर इसका 8 है तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखते हैं इसकी संरचना। ये ऑक्सीजन है, इसके फर्स्ट ऑर्बिटल में हम रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। इसके नेक्स्ट ऑर्बिटल में रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है, मतलब इसका क्या करा, ये जो ऑर्बिटल है कैसा रह गया, इनकम्प्लीट। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 12। इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8, 2 और 8 10 और नेक्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखिए हम तो बना सकते हैं। मैग्नीशियम फर्स्ट ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिटल 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड ऑर्बिटल या थर्ड कक्षक, इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। इस प्रकार से ये हो गई सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये ऑक्सीजन की और ये हो गई मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इसी का पार्ट है 2। मतलब Na2O और MgO की संरचना बनानी है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा। हमें Na2O और MgO की संरचना बनानी है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा। तो उसमें देखते हैं Na की जब संरचना बनाते हैं तो Na के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना है 1। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पे बाह्यतम कक्ष ले रहे हैं, ना कि अंदर वाले कक्ष ले रहे हैं। तो इसके बाह्यतम कक्ष में है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्ष में है 6 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको अब अष्टक पूरा करना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हमें Na कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो मैंने कितने लेंगे 2। इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके पास, और ये इलेक्ट्रॉन भी किसके पास जाएगा, इसके पास। तो इसमें क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये कंपाउंड बन जाएगा Na2O। Na और O। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इलेक्ट्रॉन से पूरे कंप्लीट होगा। और यहाँ पे कितने थे इसके 2 और 8 कंप्लीट, यहाँ पे 2 और 8 कंप्लीट। तो ये क्या बन गया Na2 कंपाउंड बन जाता है।
इसमें ये Na है, ये तो क्या है, धनावेश बन जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से एक धनावेश आएगा और इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसमें भी एक धनावेश। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ पे 2 ऋणावेश आ जाता है और क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है Na2O। अब हम देखते हैं नेक्स्ट MgO की फॉर्मेशन। MgO की फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। कितना है, 12। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 2 8 2। अभी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। -2 इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम 2+। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर इस पर 2 आवेश, धनात्मक आवेश इस पर आ गया है। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 8। बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसके। इसी प्रकार के ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 2 और 6। या हम इसको कह सकते हैं इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5 और 6। ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और क्या बनाता है, अपने अष्टक को पूरा कर लेता है और इसको बन जाता है ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पर क्या होता है, 2 ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इसका जो अष्टक है वो क्या बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने से 2 और 8 कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसे MgO कंपाउंड बनता है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में, इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। डोनेट करने से क्या होता है, Mg तो बनता है प्लस का और ऑक्सीजन बनता है माइनस का। और क्या बन जाता है ये, MgO कंपाउंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से MgO की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम आयन और एक ऑक्सीजन आयन उपस्थित है। एक मैग्नीशियम आयन और एक ऑक्सीजन आयन उपस्थित है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। अगर हम बात करें Na2O की तो इसके अंदर 2 तो सोडियम आयन है और एक क्या है, ऑक्साइड आयन। ये है सोडियम ऑक्साइड के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ये है सोडियम आयन और ये होता है ऑक्साइड आयन। सोडियम आयन इसमें 2 होते हैं और ऑक्साइड आयन 1 होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम आयन 1 और ऑक्साइड आयन भी 1 पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो आयन से बनते हैं, इन यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, इसका गलनांक इतना हाई क्यों होता है। तो इसका आंसर है, आयनिक यौगिकों का यौगिक धनायन एवं ऋणायन आयनों से मिलकर बने होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो आयन होते हैं, आयन धनायन और ऋणायन इन आयनों से मिलकर बने होते हैं। उनके बीच में जो विपरीत आवेशित होते हैं, एक मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। उनके बीच में कौन, जो ऋणायन होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, विपरीत आवेशित होते हैं और इनके बीच में एक मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। इस मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त या अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इस मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त, वैसे तो पर्याप्त होती है लेकिन अगर हम देखें तुलनात्मक रूप से तो अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके अंदर धनायन और ऋणायन 2 प्रकार के आयन पाए जाते हैं और विपरीत आवेशित होते हैं। विपरीत आवेशित होने के कारण एक मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है जिसको बोलते हैं अंतर आयनिक आकर्षण बल। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। अब हम देखते हैं, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। पहला है खनिज। खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब पृथ्वी की भूप्रपट्टी होती है, उसमें प्राकृतिक रूप से कुछ तत्व पाए जाते हैं या यौगिक पाए जाते हैं, उन यौगिकों को या तत्वों को खनिज कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क कहते हैं ऐसे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। ऐसे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में या अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जिन खनिज में अधिक मात्रा में कोई धातु या तत्व पाया जाता है उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं।
नेक्स्ट है गैंग। गैंग किसे कहते हैं? तो हम देखते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती हैं। विद्युत अपघटन परिष्करण होते हैं, इसमें एनोड पर उपस्थित जो अशुद्ध धातु होती है वो क्या होती है? विद्युत अपघटन में घुल जाती है। और विलेय होती हैं, जो विलेय अशुद्धियाँ होती हैं वो विलयन में चली जाती हैं, और जो अविलेय अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं। तो अविलेय अशुद्धियाँ होती है वो एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। इन अविलेय अशुद्धियों को ही हम एनोड पंख या गैंग कहते हैं। मतलब जब विद्युत अपघटन परिष्करण होता है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। तो एनोड जो अशुद्धि वाला होता है ना, इसमें से जो धातु होती है अशुद्ध धातु वो घुल करके कहाँ चली जाती है? विलयन के अंदर चली जाती है। और जो अशुद्धियाँ होती हैं घुलनशील होगी तो विलयन में घुल जाती हैं, और अघुलनशील होगी तो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं एनोड के नीचे। तो इस एनोड के नीचे उपस्थित जो गंदगी होती है या फिर अशुद्धियाँ होती हैं उसको बोलते हैं एनोड पंख या फिर गैंग कहते हैं। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।